नमस्कार दोस्तों। आज यानी 4 जनवरी 2017 का जो हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रंट पेज पे आज कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ इंडिया में एक जो मैसूर का जू है, चिड़ियाघर है, उसको बंद कर दिया गया है। किसके कारण? कुछ जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे उनकी मौत हुई थी वहाँ पर। और किसके कारण? अब ये लेबोरेटरी में प्रूव हो गया कि एवियन जो इन्फ्लुएंजा होता है उसके कारण में उन माइग्रेटरी बर्ड्स की मौत हुई थी। तो उसका वायरस का नाम दिया है यहाँ पे H5N8। देखिए, इतने सारे डिजीज हैं, सभी वायरसेस के नाम तो हम नहीं याद रखेंगे, फिर भी 2-3 जो न्यूज़ में आ रहे हैं उन्हीं का हम देख रहे हैं। ह्यूमन्स यानी कि हम इन्फेक्ट हो सकते हैं एवियन से। एवियन मतलब पंछी, पक्षी, दो पर्यायवाची हो गए, ठीक है। उसके बाद में देखिए अदर जूनोटिक जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं जैसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा, इसके सब टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? H5N1, H7, तो इतने सब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ह्यूमन इन्फेक्शंस प्राइमरीली किससे हो सकता है? अगर हम जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएँ तो हमें वो इन्फेक्शन हमें हो सकता है, या फिर जिस इन्वायरमेंट में वो इन्फेक्टेड पंछी या पक्षी रह रहे हैं उसी इन्वायरमेंट में हम जाएं तो भी हमें हो सकता है। इसीलिए वहाँ पर चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस है नहीं कि वो डायरेक्ट अगर एक पर्सन को हो तो उसके साथ रह रहे पर्सन को हो जाएगा। तो एफिशिएंट जो ट्रांसमिशन है ह्यूमंस के बीच में वो तो नहीं होता। और ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है कि अगर पका हुआ खाना खाएं ह्यूमन बींग्स तो उसके थ्रू भी ह्यूमन बींग्स के थ्रू यह हो सकता है। तो हमेशा कुक्ड मील हमें खानी चाहिए। तो इस तरह की थोड़ी सी जानकारी थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये देखिए, वैसे तो ये साइकिल में चलता है, यहाँ पे साइकिल में चलता है, लेकिन बाद में ये पोल्ट्री के थ्रू यहाँ भी आ सकता है ह्यूमंस के, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे ये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक 104वीं कांग्रेस को संबोधित किया, इंडियन साइंस कांग्रेस। कहाँ संबोधित किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो 104th जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुई वो कहाँ पे हुई? ये हुई तिरुपति के अंदर में। नीचे देखिए, तिरुपति के अंदर में हुई। और थीम क्या थी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, हुई कहाँ और थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। ये थीम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो क्वेश्चन आते हैं आजकल, यूपीएससी थीम पर क्वेश्चन पूछती है, जगह का नाम भी नहीं पूछेगी। तो थीम याद रखिए, थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात कही। जिस तरह से देखिए CSR होता है, कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉर्पोरेट ग्रुप्स जैसे कि अंबानी या फिर टाटा, ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं। कहीं ना कहीं उनके पैसा कमाने में सोसाइटी का भी एक योगदान होता है। तो इसीलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की टर्म आई कि जो कुछ आप कमा रहे हो, 2013 में एक कंपनी एक्ट आया था। और कंपनी एक्ट तो देखिए पहले भी था, चेंज किया गया था। उसमें सरकार ने कहा कि पिछले 3 सालों में जो आपने कमाया है उसका एवरेज करके आप 2% आपकी कमाई का जो पैसा है वो समाज के लिए लगाओगे। इस तरह की बात थी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तर्ज पर अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि जिस प्रकार से CSR होता है उस प्रकार से साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब जिस प्रकार से साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनकी समाज के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी टाइम टू टाइम बनाए समाज के लिए जो समाज के कल्याण के लिए साबित हो। तो इस तरह की बात है। और उन्होंने यही कहा कि जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं और वो हमारे देश के लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी सहायक हो सके हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन बताइए कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होती हैं। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में तो बस यही छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं। अब देखिए अगला जो इंटरनेशनल रिलेशन के पेज पे आता है। इंटरनेशनल रिलेशन पे एक वही जो US और रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर की संभावनाएं पैदा हो रही हैं उसके बारे में है। देखिए, आपको पता ही होगा जिस प्रकार से हमने एडिटोरियल वीडियो में वो उस दिन डिस्कस किया था कि 50s से 90s के बीच में रहा कोल्ड वॉर USSR और US के बीच में। उसके बाद में क्या हुआ, USSR का विघटन हो गया, यानी डिसइंटीग्रेशन हो गया। 15 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया USSR। उसके बाद से देखिए एक बार तो थोड़े टाइम के लिए 1991 से लेकर 2000 तक कुछ सालों के लिए रिलेशंस, इनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन बाद में USA और रशिया के बीच में उनके रिलेशंस में तल्खी आ गई। कौन कौन से ऐसे इश्यूज थे? ये 4-5 इशू हैं जो विवाद का विषय बने US और रशिया के बीच में। और वैसे तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन इस जैसों पर नहीं आता, लेकिन कई बार वाइडर पिक्चर समझने के लिए हमें थोड़ा चीज़ों को समझते रहना चाहिए। जैसे कि एक जॉर्जिया वार हुआ था जो रशिया का पड़ोसी देश है, और 2 टुकड़े करवा दिए थे रशिया ने। और इसके बाद में US और रशिया के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे। स्नोडन देखिए एक जो वहाँ पर US की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी थी, उनमें शामिल थे। ये स्नोडन नाम का जो पर्सन था, और स्नोडन पर आरोप लगा कि इसने US के बारे में जो काफ़ी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो लीक कर दी गई, विकीलीक्स के थ्रू उसको लीक कर दिया गया।
बाद में यूएस ने इस स्नोडन को पकड़ना स्टार्ट किया, तो स्नोडन ने अब शरण ले रखी है रशिया के अंदर में, और यूएस इस बात से चिढ़ता है। यूक्रेन क्राइसिस क्या था? यूक्रेन रशिया का पड़ोसी देश है। यूक्रेन अब मेंबर बन चुका, यानी बहुत नज़दीकियां इसकी बढ़ चुकी है यूरोपियन यूनियन के साथ में, और यूएस की इसमें प्रेजेंस बढ़ रही है। और हुआ क्या था, देखिए, क्रीमिया एक पार्ट था, यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया, और जो क्रीमिया में देखिए, क्रीमिया जब इन दोनों देशों की दोस्ती थी यूक्रेन और रशिया की, और क्रीमिया पार्ट था यूक्रेन का, तो रशिया उस पार्ट का यूज करता था पोर्ट के लिए, यानी बंदरगाह के लिए। लेकिन अब जब इन दोनों देशों की लड़ाई हो चुकी है, अब रशिया को उस पोर्ट की फैसिलिटी तो मिलेगी नहीं, तो रशिया ने क्या किया, उस पोर्ट सिटी में एक तरह का रेफरेंडम करवाया, जनमत करवाया। जनमत में क्या हुआ, ऑलमोस्ट रशिया की एथनिसिटी थी वहां रह रहे लोगों में, तो रेफरेंडम में लोगों ने डिसाइड किया कि हम रशिया की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आरोप लगा रशिया के ऊपर कि उन्होंने क्रीमिया को यूक्रेन से हड़प लिया। और यूएस तो आपको पता ही है, फिर यूएस तो एक तरह से ग्लोबल पुलिसमैन है, ग्लोबल पुलिसमैन। उसने कहा कि रशिया इस तरह से क्या कर रहा है, दूसरे देश में जाके आप क्यों कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो, आप दूसरे देश में दखल कर रहे हो। तो इस प्रकार से इनके रिलेशन खराब हो गए। फिर G8 से सस्पेंड कर दिया गया, G7 में। सीरिया वार का आपको पता है, अभी साइबर अटैक का भी आपको पता है, दो रिसेंट इशू है। उसके बाद में देखिए बिजनेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये बिजनेस की। एप्पल की जो कंपनी है, एप्पल आपको पता है काफ़ी महंगा फ़ोन ये बनाते हैं और अच्छा चलता है इनका, यूएस वगैरह में इनका फ़ोन अच्छा चलता है, इंडिया में भी इनकी मार्केट अब काफ़ी जोर पकड़ रही है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि देखिए, वैसे तो जो इंडिया के लोग हैं आपको पता है इंपोर्ट करवा लेते हैं यूएस से और महंगा फिर भी खरीद लेते हैं, लेकिन इंडिया की जो मार्केट है स्मार्टफोन्स की काफ़ी बड़ी मार्केट है। और एप्पल को यह लगता है कि जिस प्रकार से इंडिया की मार्केट है, हमारे फ़ोन का हिस्सा यहाँ की मार्केट में सिर्फ 2% है। अगर एप्पल को लगता है कि अगर हम इंडिया के अंदर में अपने प्रोडक्ट्स बनाएं तो हम काफ़ी इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत सरकार से परमिशन मांगी और भारत सरकार ने इनको परमिशन दी। लेकिन भारत सरकार के है जो एक रोड़ा है इसमें, जो FIPB है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, वो यह कहता है हमारी जो FDI की पॉलिसी है, अगर कोई भी सिंगल ब्रांड रिटेल जैसे कि एप्पल है, ये सिंगल ब्रांड, जैसे कि नाइकी है, अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट आता है, सिंगल ब्रांड का प्रोडक्ट आता है हमारे देश के अंदर में इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी कंपनी आएगी उसको 30% जो सोर्सिंग होगी वो इंडिया से करनी पड़ेगी, उस रूल्स के अनुसार, हमारे रूल्स के अनुसार। सोर्सिंग का मतलब मशीनरी मान लीजिए या फिर कोई भी दूसरी चीज़ें, सामान मान लीजिए, रॉ मटेरियल मान लीजिए, उसकी जो सोर्सिंग है 30% मटेरियल की आपको हमारे देश से ही करनी पड़ेगी। और इस बात पर छूट तब दी जा सकती है अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। तो एप्पल ने कहा देखिए हम तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ने कहा नहीं, आपकी जो टेक्नोलॉजी है कोई खास नहीं है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आपकी नहीं है, हम आपको एग्जाम्पशंस नहीं दे सकते इससे। तो ये देखिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती कौन सी है, ये देखिए एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं काफ़ी हाईली डेवलपमेंट, IT डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो नॉलेज होते हैं, नॉलेज के फ्रंटियर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जिसका फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा हो, मतलब इस तरह की टेक्निकल डेफिनेशन है थोड़ी सी। इसके एग्जांपल्स भी मैंने देखे थे तो कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स नहीं थे, जैसे कि जापान की कुछ प्रिंटिंग प्रोजेक्ट था, इस तरह का था। आपको कोई मिले तो मुझे भी बताना कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो हमने मतलब हमारे सामने हो, अपनी डेली यूज़ का जो एग्जाम्पल हो वो जरूर बताना। एक देखिए ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी भी होती है, ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी का एग्जांपल आप बताना। इसके आंसर्स मैं देना स्टार्ट करूंगा। आजकल मैं ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ 3-4, लेकिन अब जल्द ही मैं खुद ही इनके आंसर देना स्टार्ट करूंगा वीडियो के आखिर में। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं आपको आंसर्स दे दूंगा तो आप सर्च नहीं करोगे, और फ़ायदा यह होता है कि जब आप लोग सर्च करते हो तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ साथ ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी आया, उसके साथ में 3-4 चीज़ें आपको और भी पता लगेंगी। और जब कमेंट्स में जब आपने देखा भी होगा कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत अच्छे कमेंट्स डालते हैं जिससे काफ़ी नॉलेज हमारी बढ़ती है, ये फ़ायदा होता है। अगर मैं वीडियो के आखिर में अगर आंसर्स डाल दूंगा तो फिर आप वो सर्च नहीं करोगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, द हिंदू में आजकल कुछ खास आता तो है नहीं, तो आज से क्या है, आज से PIB का भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। PIB में जो सारी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स या गवर्नमेंट की कटिंग्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो PIB का हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये है न्यूज़ जो है, इंडिया और उरुग्वे ने एक तरह का कोऑपरेशन साइन किया है। ये कोऑपरेशन है म्यूचुअल असिस्टेंस का कस्टम मैटर्स में। होता क्या देखिए,
ये कस्टम ऑफेंसेस होते हैं, यानी कस्टम के जो क्राइम होते हैं उस तरह में एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, ताकि इस तरह के जो क्राइम है कस्टम से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उनमें इस तरह के क्राइम है, अपराध ना हो। इसीलिए इन्होंने एक म्यूचुअल जो है कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया है। और इससे होगा फ़ायदा क्या होगा, इससे दोनों का दोनों ट्रेड बढ़ेगा, एफिशिएंट क्लियरेंस, यानी जो दोनों के मटेरियल आएंगे जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वहाँ क्लियरेंस ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी एफिशिएंट रूप में। उरुग्वे है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। जो मरकज़र है ये हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, ये उरुग्वे इसका पार्ट है, और हमने उरुग्वे के साथ में पीटीए यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो कई बार अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। पीआईबी की जो अगली न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीम जो एप्लीकेशन है वो बनाई है भारत सरकार ने, आपको पता होगा किस लिए बनाई है। ये बनाई गई है जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं या फिर पेमेंट गेटवे है उसको बढ़ाने के लिए। उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये है, इसका जो नाम है भीम, ऐसा पूछा जा सकता है, तो नाम याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर पर है ये। तो ऐसा मत सोचिएगा कि भीम है तो हमें देखते ही पता लग जाएगा भीम का। यूपीएससी वाले आजकल ज़्यादा स्मार्ट है, 4 भीम नाम दे देंगे वो। तो बस देखिए यही है कि इसका भीमराव अंबेडकर जी का जो नाम इसमें शामिल किया गया है, उससे इनके योगदान, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका योगदान और काफ़ी कुछ इनका योगदान रहा था, उसमें उसको आगे ले जाने में, उसको हाईलाइट करने में सहायता मिलेगी। और ये न्यूज़ तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे यूपीएससी का जो चेयरमैन है, कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया, तो वो बनाया गया है डेविड सिमली सर को। डेविड सिमली यूपीएससी के देखिए मेंबर्स, आपको पता होगा यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे संविधान में इसका साफ साफ जिक्र है। और जो मेंबर्स होते हैं 10 मेंबर्स होते हैं, वैसे फिक्स नहीं है और इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। आप बताइए यूपीएससी के मेंबर्स को कौन घटाता है कौन बढ़ाता है, और क्या इनकी संख्या फिक्स है? फिक्स नहीं है इनकी संख्या। वैसे 10 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 10 मेंबर्स इंटरव्यू लेते हैं। अब मेंस के बाद में जो इंटरव्यू होंगे वो मेंबर्स लेते हैं यूपीएससी के। आज नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है, आज कुछ कंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं हम नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिकल मैप, आज तो सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका में, देखिए पहले तो मैप डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है, टोटल का टोटल एंटायरली नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, यूपीएससी पूछेगी कि क्या नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमें पता होना चाहिए ये। और दूसरा ये है नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट ऑफ द अमेरिकन्स। ये क्या है, देखिए इसके पोजीशन तो आपको देख के पता लग जाएगा। ऊपर की साइड नॉर्थ में इसका आर्कटिक ओशन है और नीचे है आर्कटिक, और नीचे देखिए ईस्ट में है अटलांटिक ओशन है और साउथ में है पैसिफिक ओशन है। ये यहाँ से आपको मैप में पता लगेगा। यहाँ पे देखिए जो ऊपर है आर्कटिक ओशन है, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे यूरोप आएगा आगे, देखिए ये फोकलैंड है, यहाँ पे आगे यूरोप आ जाएगा। यहाँ पे जो रीजन आता है वो पैसिफिक ओशन का आता है। पैसिफिक ओशन जैसे कि बाद में वो मिल जाएंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, इंडोनेशिया मिल जाएगा। पूरा का पूरा मैप देखेंगे तो कई बार आपको आसानी से समझ आ गया होगा। यहाँ से साइड वाले मैप में भी देख लीजिए, यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, जो बराबर में है वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो इंडोनेशिया, वो वाले कंट्रीज हैं, चाइना भी यहीं आता है पैसिफिक ओशन में। और बस यही है, कंट्रीज देख लेते हैं, फैक्ट खत्म हो गए। हाँ बस यही है, एक छोटे से फैक्ट और है इसमें कि जो इसका जो लैंड एरिया है, 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट है एरिया के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो, और 4th लार्जेस्ट है ये पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो। 4th और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो देखिए एशिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका में, तीसरे नंबर पे यूरोप में, चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका में। तो बस यही है। बस ये कंट्रीज थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, ये है अलास्का, बीच में देखिए कनाडा है, अलास्का इसी का पार्ट है। यूएस ने अलास्का रशिया से खरीदा था तो ये यूएस ही है, बीच में कनाडा आ जाता है। और उसके बाद में मैक्सिको भी नॉर्थ अमेरिका में आता है। फिर ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा नीचे देखिए ध्यान से, ये गोटेमाला है। गोटेमाला आपको याद होगा कि अमेरिका पर आरोप लगे थे, यूएस पर आरोप लगे थे कि जो इराक वार और या फिर अफगानिस्तान वार के जो प्रिजनर्स थे उन पर काफ़ी अत्याचार किया गया गोटेमाला के अंदर में। ये नीचे कोस्टारिका है और यहाँ पर पनामा कैनल के बारे में आपको पता होगा, मैं दिखाता हूँ पनामा कैनल। ये देखिए पनामा कैनल, पनामा देश के अंदर में है और ये यहाँ से जाके यहाँ पे जाती है, तो 2 ओशंस को जोड़ देती है। अगर पूछे क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या पनामा कैनल, जैसे स्वेज कैनल के बारे में आता है कई बार, स्वेज नहर, वैसे ही पनामा नहर के बारे में भी आ सकता है। ये कैरेबियन सी को और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, यहाँ से जाती है ये, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में देखिए छोटे मोटे कंट्रीज हैं ये। और देख लीजिए यहाँ पर क्यूबा है। क्यूबा आपको पता होगा, क्यूबा जिसमें अभी जो फिदल कास्ट्रो थे उनकी मौत हुई थी। फिर और क्यूबा था, देखिए किस लिए फेमस है क्यूबा। क्यूबा के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 1962 में क्यूबन क्राइसिस हुए थे।
क्यूबन क्राइसिस के दौरान में क्या हुआ था, रशिया ने अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो क्यूबा में तानने की बात कही थी, और उसमें क्या हुआ था, अगर वो यहाँ पे क्यूबा में रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स देखिए आप, अगर होते तो कितना एक्सेस में थे, यानी यूएसए पर वो आसानी से अटैक कर सकते थे। इसलिए वहाँ पे एक न्यूक्लियर वार की जो थी पॉसिबिलिटी पैदा हो गई थी, लेकिन बाद में रशिया ने हटा लिए थे इस शर्त पर कि आप भी जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं हमारे आसपास मत बनाइए। तो इस तरह की जो क्यूबा इसलिए फेमस है। और देखिए वैसे तो क्यूबा कितना नज़दीक है, यहाँ पे फ्लोरिडो है, ये देखिए ये फ्लोरिडा का हिस्सा है, यहाँ पे क्यूबा है। फिर भी ये बिल्कुल यूएस के बहुत ज़्यादा विरोधी है, क्योंकि क्यूबा जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और आपको पता होगा कि यूएस कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और जो क्यूबा की जो आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इनके रिलेशन अच्छे हुए हैं। और क्या है, ऐसे चीज़ों को बताने से याद हो जाता है और कुछ नहीं है। क्यूबा नाम से आपको याद आ जाएगा कि क्यूबा छोटा सा पार्ट था फ्लोरिडा के पास में। यहाँ पे देखिए सारा जो है कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, और कैरेबियन कंट्रीज़ जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है, वेस्ट इंडीज़ की टीम हमारे साथ क्रिकेट जो खेलती है, वो सारे जो हैं वो यहाँ से हैं। कैरेबियन कंट्रीज़ जो हैं वो जमैका वगैरह वो यहीं इसी रीजन में आते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के आपको सभी देशों के नाम पता लग गए। तो अब हम डिस्कस करते हैं सार्क। यहाँ पे देख लीजिए सार्क के 8 मेंबर है। सारा हमने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करी, लेकिन सार्क जो बिल्कुल हमारी कोर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उसे हम अभी पीछे छोड़ दिया। आज हम उसको डिस्कस करते हैं, सार्क को। देखिए सार्क जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियो पॉलिटिकल यूनियन है साउथ एशिया के अंदर में। 8 देश इसके अंदर में आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। 2 चीज़ें याद रखिएगा, म्यांमार इसके देश में, म्यांमार इसके अंदर में नहीं आता है, तो आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। और दूसरा जो आता है, देखिए अफगानिस्तान को बाद में ऐड किया गया था और पहले ये नहीं था। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आता है देखिए 3% एरिया है वर्ल्ड का और 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। देखिए कितना अन्याय है, 3% वर्ल्ड का एरिया है और 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और देखिए कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है बांग्लादेश के अंदर, देख लीजिए यूएसए का एक शहर टेक्सास, इतना एरिया है बांग्लादेश का, टेक्सास का, और पॉपुलेशन देखिए कितनी ज़्यादा है। यानी अगर आप पूरे के पूरे यूएस की पॉपुलेशन टेक्सास शहर के अंदर घुसा के रख दो, थोड़ा लेमन वर्ड है घुसा के रख दो, सॉरी, तो देखिए तो फिर होगा तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन इसके बराबर में माना जाएगा। एक एग्जांपल है बस, कुछ नहीं। तो सार्क का देखिए उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रमोट करती है, रीजनल इंटीग्रेशन लॉन्च किया गया था। इसमें जो साफ्टा था वो लॉन्च किया गया था 2006 के अंदर में, काफ़ी ज़्यादा सफल हो नहीं पाया है। सार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक सेकंड, हाँ ये देख लीजिए सार्क का 17 जो समिट हुआ वो कहाँ हुआ था? 2011 में। हर साल इनका समिट नहीं होता है, आपस में बनती नहीं है, तो हर साल इनका समिट नहीं होता। 2011 में इनको आता 17 समिट, ये हुआ था मालदीव के। 18वां हुआ था नेपाल में, इस बार का कैंसिल हो गया, आपको पता ही है। जो पाकिस्तान ने हमारे देश में उरी अटैक में करवाया था, तो उसी कारण इंडिया ने इसे कैंसिल कर दिया था। और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज मेंबर 8 हैं। जो एरिया वगैरह ये तो इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको इसके बारे में कंटेक्स्ट बताता हूँ। सार्क का तो आपको याद आ जाएगा। देखिए एक सेकंड, खाली पेज लेना पड़ेगा। कहाँ से, यहाँ से मिल गया, नहीं ये तो कुछ और ही हो गया, चलो यहीं से बता देता हूँ। तो सार्क का देखिए क्या हुआ था। सार्क बनाया गया था 1985 के अंदर में। 1985 के अंदर सार्क को बनाया गया था, और जब ये बना था तो बाकी जो ये देश हैं इनकी जो वो उनकी देखिए उनकी जो भावना थी, उनकी क्या थी कि इंडिया को काउंटर किया जाए किसी न किसी रूप में। जो ये सारे देश हैं, 8 देश हैं, ये सोचते कि इंडिया को काउंटर किया जाए, और इंडिया को काउंटर करना चाहते थे ये इसके अंदर में। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक सेकेंड, सॉरी, क्योंकि इनका आरोप था, ये सारे के सारे जो 8 देश हैं, मतलब सबका नहीं, कुल मिला के, जैसे बांग्लादेश का, उस टाइम हमारे और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे नहीं थे, बांग्लादेश का और पाकिस्तान का। इनका जो देखिए कहना ये था, पहले ये इंडिया के साथ जुड़े हुए थे, इनकी शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड ज्योग्राफी इंडिया के साथ में ही है। लेकिन अब 1985 आते आते इंडिया ने काफ़ी तरक्की कर ली थी, तो ये इस बात को एक तरह से
पचा नहीं पाए थे, मतलब लेमन वर्ड्स में अगर हम कहें तो, मतलब समझने में आसानी होगी। क्योंकि देखिए, आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए। पाकिस्तान हमारे साथ में बार बार लड़ाई क्यों करता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास में आइडेंटिटी क्राइसिस है। पाकिस्तान की कोई अपनी आइडेंटिटी है नहीं और हमारे साथ वो आइडेंटिटी जोड़ने को चाहता नहीं है। आप सारी की सारी चीज़ें देख लीजिए, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हड़प्पा जो संस्कृति है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की भी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन या इन चीज़ों से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता। पाकिस्तान जोड़ना चाहता है दूसरे एरिया से, जो अपने वेस्ट से, ईरान से, इराक से, मिडिल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से पाकिस्तान अपने आप को जोड़ना चाहता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, पाकिस्तान जो है वो अपने मिसाइल्स का नाम क्या रखता है? पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम रखता है गोरी, गजनी। क्यों रखता है ऐसे नाम? क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी आइडेंटिटी वहां से जोड़ना चाहता है, वेस्ट एशिया से, जबकि वो आइडेंटिटी है ही नहीं। इसीलिए वो उसको, पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया जब भी कोई चीज करता है तो उसको यूं लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। जो दो नेशन की थ्योरी है, दो नेशन की थ्योरी यानी मुस्लिम्स के लिए अलग से देश और हिंदुओं के लिए अलग से देश, पाकिस्तान ने इस थ्योरी को सपोर्ट करके अलग देश मांगा था। इसीलिए उसमें अब क्या है, एक तरह से इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान के अंदर। यानी आज भी वो पाकिस्तान उस अपनी जो थ्योरी है, उसको टू नेशन की थ्योरी है, उसको सही साबित करना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान कश्मीर में बार बार इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान यह नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कश्मीर जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एक स्टेट है, वो इंडिया के साथ सही ढंग से रहे। क्यों? अगर कश्मीर अच्छे से रहता है इंडिया के साथ में, तो जो पाकिस्तान की दो नेशन की थ्योरी है वो गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान बार बार हमसे लड़ाई करना चाहता है। यह बात थी। और देखिए, जो सार्क है, सार्क के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं, याद हो जाएंगी चीजें। सार्क देखिए सफल क्यों नहीं हो पाया। आप इसके बराबर के जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो देख लीजिए, आप यूरोपियन यूनियन देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए जो एशियन है वो देख लीजिए। ये कितने सफल हैं, कितना ट्रेड इनमें होता है। 40-50 जो % जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन में, वो आपस में ही होता है। और जबकि सार्क में ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होता। सार्क में सिर्फ 4-5% है। तो इसके कई सारे रीजन्स हैं। मेंस में बहुत क्वेश्चन आता है इसका, सार्क का, इस बार भी आया था। कई सारे जो रीजन्स हैं वो क्या हैं, देखिए कई सारे रीजन्स ये हैं। एक तो जो है, इनमें रिसोर्सेज के लिए आपस में काफ़ी विवाद है। जैसे कि पानी के लिए हमारा और बांग्लादेश की आपस में थोड़ा बहुत तीस्ता पे इशू रहता है, पाकिस्तान के साथ हमारा इशू रहता है, नेपाल के साथ हमारा इशू रहता है। क्योंकि देखिए आपस में जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं, घुले मिले हुए हैं। जैसे आप तमिल देख लीजिए, तमिल हमारे यहाँ पर भी है, श्रीलंका में भी है। तो श्रीलंका में तमिल्स के साथ में कुछ होता है तो हमारी भावनाएं आहत होती हैं, तो हमारे रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं होते। आप पाकिस्तान का इशू ले लीजिए, पाकिस्तान में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो हिंदू ज़्यादा इंडिया में रहते हैं, तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, इसलिए दोनों के रिलेशन में तलखी आती है। ये सभी देशों के साथ में है, सिर्फ ये नहीं। एक एथनिक इशू अलग है, एक रिसोर्सेज का इशू अलग है। रिसोर्सेज का जैसे कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट है, नेपाल के साथ भी डिस्प्यूट है हमारा, श्रीलंका के साथ हमारा कच्चाचीऊ जो आइलैंड है उसके लिए डिस्प्यूट है। इवन जो ये है हमारा जो बांग्लादेश है, वहाँ भी अभी हमने जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया है उसके साथ में डिस्प्यूट है। तो इसीलिए जो आपस में रिसोर्सेज के लिए डिस्प्यूट है, एथनिक ग्रुप्स हैं वो म्यूचुअली शेयर्ड है, वहाँ भी सेम एथनिक ग्रुप है, यहाँ भी सेम एथनिक ग्रुप्स हैं। दूसरा जो इशू है, तीसरा जो इशू है वो है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्रीज नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्रीज मतलब, अब देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका आपस में ट्रेड क्यों ज़्यादा है और हमारा क्यों कम है। हमारा कम इसलिए है, देखिए जो बांग्लादेश है, एग्जांपल के तौर पे मान लिया बांग्लादेश है, वो भी जूट बनाता है, हम भी जूट बनाते हैं, तो हमारा बल्कि आपस में कंपटीशन है। होना तो ऐसा चाहिए था कि हम कुछ बनाएं और वो चीज़ बिके बांग्लादेश के अंदर में जाके, लेकिन ऐसा नहीं है। और बल्कि आपस में क्या है, प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कंपटीशन है एक तरह से। यूरोपियन मार्केट्स में अगर हमें कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो हम भी वही चीज़ बेच रहे हैं, बांग्लादेश भी वही चीज़ बेच रहा है, पाकिस्तान भी कॉटन उगाता है, हम भी कॉटन उगाते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्रीज नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल भी हम ऐसी कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं जो एक दूसरे के देश में बेच सकें। तो इस तरह की बात है। और दूसरा है, देखिए दूसरा आरोप यह है कि इंडिया पर बार बार आरोप लगता है कि इंडिया बिग ब्रदर का रवैया अपनाता है, बड़े भाई का रवैया अपनाता है और बराबर की इज्जत इंडिया नहीं देता। इस तरह की बात कहते हैं नेपाल जैसे कंट्रीज, और थोड़ा हद तक ऐसा सही भी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नेपाल के साथ में हमने साइन कर रखी है फ्रेंडशिप ट्रीटी। फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत में क्या है, नेपाल का कोई भी व्यक्ति या वो लोग हैं, नेपाल के लोग हमारे देश में आकर काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको वीजा की आवश्यकता नहीं है। इवन नेपाल के लोग यूपीएससी का यानी आईएएस का पेपर भी, वो फॉर्म भी फिल करके पेपर भी दे सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं हमारे देश में आकर। इवन आर्मी में अलग से गोरखा रेजिमेंट है, आपको पता होगा। तो लेकिन फिर भी देखिए, नेपाल के साथ में जब हमने ये फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी तो क्या था, हमारे देश की तरफ से साइन की थी वो ट्रीटी एम्बेसडर ने, और वहाँ के
पीएम ने साइन करी थी। तो उसी ने जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वहीं से एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो कहते हैं कि जो इंडिया है हमें बराबर का दर्जा नहीं देता। क्यों ऐसा होता है कि हमारी तरफ से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी हमारे पीएम के द्वारा, लेकिन आपकी तरफ से साइन की थी एम्बेसडर के द्वारा, यानी आप हमको सोवरेन कंट्री नहीं मानते। नेपाल को यह डर लगता है कि बस थोड़ा सा कंटेक्स्ट है, ज्यादा भटक नहीं रहे, हम सार्क की तरफ ही हैं। ये रीजंस हैं। अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि सार्क क्यों नहीं सफल हो पाया है, तो ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये बिग ब्रदर के अंदर में ये एग्जांपल दे रहा हूं सारे के सारे। भाई नेपाल कैसे अपने आप को बिग ब्रदर बताता है हमको। नेपाल कहता है देखिए क्या है, अब तो भुला भी दिया आपने तो सॉरी। नेपाल देखिए, नेपाल ये कहता है कि आप हमें बराबर का दर्जा नहीं देते और आप हमारे देश के अंदर में सोवरेन हम हमारे देश को यानी सोवरेन नहीं रहने देना चाहते। ये कहता है, नेपाल कहता है कि हम अपने आप के डिसीजन खुद से ले लेंगे, आप हमारे अंदर इंटरफेयर मत कीजिएगा। दूसरा, नेपाल कहता है कि आप देखिए, जैसे सिक्किम था पहले, सिक्किम अलग से एक अलग से देश कह सकते हो, सोवरेन कुछ भी कह सकते हो इसे, लेकिन कुछ पार्ट्स थे इंडिया इनके प्रोटेक्टोरेट स्टेट था सिक्किम, एक तरह से जो टेक्निकल वर्ड है प्रोटेक्टोरेट स्टेट। और 35वीं 36वीं अमेंडमेंट है उसके तहत में सिक्किम पूरी तरह से हमारा देश का एक पार्ट बन गया। उससे पहले सिर्फ सिक्किम के जो थे वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और ये सब थे, वो फॉरेन पॉलिसी वो हमारे पास में थी। नेपाल का आरोप यह है कि जैसे इंडिया ने सिक्किम को अपने आप में मिला लिया, तो एक लेवल के बाद में वो हमको भी अपने आप में मिला लेंगे। इसलिए नेपाल हमसे थोड़ा, आप कुछ भी कह लीजिए, एक डिफरेंसेस मान लीजिए, बड़े हम पर बार बार आरोप लगाता है कि हम बड़े भाई के लिए बड़े भाई का रवैया अपनाते हैं। दूसरा, नेपाल इसके काट के लिए क्या करता है, नेपाल चाइना के पास में जाता है, क्योंकि आपको पता है चाइना और इंडिया की थोड़ी राइवलरी है और हम थोड़ा चाइना से डरते हैं, आप मानिए या ना मानिए, क्योंकि 1962 के वार की जो यादें हैं वो आज भी हमारी मीडिया में या फिर लोगों में ताज़ा है कहीं ना कहीं। तो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे देश हैं ये क्या करते हैं, चाइना कार्ड खेलते हैं इंडिया के खिलाफ में। श्रीलंका मान लीजिए, श्रीलंका में आती है जो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन आती है चाइना की, पनडुब्बी है। हम ये चीज़ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे इंडियन ओशन के अंदर में बिल्कुल जो हमारे से सटा हुआ है श्रीलंका का टापू, वहाँ पे एक चाइना की जो पनडुब्बी है वो आए, तो इस बात पर हमने कड़ा आरोप अपनाया था। तो ये 4-5 पॉइंट हो गए, आप याद रखिएगा बस। तो आज देखिए, जो जून के इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर है वो आज हम नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं क्योंकि किसी कारणवश मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो कल वो हम सब डिस्कस करेंगे जो रह गया है। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।